Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu and Indian Express. Today the date is 25th June, so let's get started. Now आज मैं आपके साथ साइंस पेज से पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपके साथ डिस्कस करना था ये इबोला। ओके, DRC दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये स्प्रेड हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा और साथ में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि WHO का इसमें क्या रोल रहता है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा इन डेप्थ जाऊँगा, मे बी 15-20 मिनट्स हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बट ट्रस्ट मी इसके बाद कितना भी टफ MCQ आ जाए आप उसको हैंडल कर लोगे। ओके, सो शुरू करें। ओके, पहले कुछ प्रीलिम्स बेस्ड कंसेप्ट जान लें। होता क्या है इबोला वायरस डिजीज़? फर्स्ट थिंग इज़ कि वायरस से स्प्रेड हो रहा है। ओके, एंड ये किस टाइप का वायरस है? इट इज़ ए RNA वायरस। किस फैमिली को बिलोंग करता है? फिलो वायरस। अब ये फिलो वायरस जो फैमिली है, याद कीजिए जब मैंने आपको पहले न्यूज़पेपर कराया था लास्ट ईयर तो मैंने आपको बताया था कि एक डिजीज़ स्प्रेड हुआ था मार्बर्ग। ओके, ये भी वायरल डिजीज़ था, ये इथियोपिया में स्प्रेड हुआ था। वो भी इसी ग्रुप को, इसी फैमिली ग्रुप को बिलोंग करता है। ओके, सो चाहे इबोला हो, मार्बर्ग हो, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्लियर? दूसरा जूनोटिक डिजीज़ है, फ्रूट बैट्स इनका रिजर्वोयर होता है एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि ये जो इबोला है ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो रहा है, ना कि ये कोई कोरोना की तरह एयरबॉर्न डिजीज़ है। ओके, इट इज़ नॉट अ एयरबॉर्न डिजीज़। ओके, इट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नोट डाउन दीज पॉइंट्स क्योंकि प्रीलिम्स में जो MCQ आएगा वो मोस्टली इन्हीं के अराउंड बन के आएगा, इसी तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए ले जा रहा हूँ बिकॉज UPSC जितना आपसे वेग क्वेश्चन पूछ रहा है ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए दैट इस वायरस के। आप बार बार सुनते हो इबोला आया, तो क्या आज तक इसका इलाज नहीं ढूंढा है? नहीं ढूंढा है हमने इलाज, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 6 अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। जेयर ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इसका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई है, लेकिन इसका कम से कम इसके लिए एक वैक्सीन भी आती है और इसका हमने ट्रीटमेंट भी ढूंढा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट के नाम भी दे रहा हूँ। फर्स्ट इज़ की एक वैक्सीन इसके लिए आती है एरविबो, ये भी न्यूज़ में आया था, मैंने आपके साथ प्रीलिम्स में टेलीग्राम चैनल में शेयर करता था। तो ये जो वैक्सीन यहाँ पर इफेक्टिव है वो है इस वेरिएंट के लिए। ओके, और इसके अलावा आपकी दो ट्रीटमेंट भी होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इबांगा एंड इनमाजेब। These two are also the antiviral treatment for Zaire variant of this Ebola, and this is a vaccine approved by WHO for again this variant of Zaire. Okay, और ये जो सूडान वाला वेरिएंट है इसके लिए पायलट बेसिस पर एक ट्रीट की जा रही है, एक वैक्सीन डेवलप की जा रही है, बट अभी तक के लिए WHO अप्रूव कोई वैक्सीन नहीं है इसके लिए। ओके, और ना ही इनमें से किसी भी वेरिएंट के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन है। बट ये जो बूंदी बुगियो है, ओके, ये है जो इस वक्त DRC और वहीं से आगे आपका युगांडा में भी स्प्रेड हो रहा है। ओके, सो ये वो वेरिएंट है विच इज़ एग्जैक्टली इन न्यूज़। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो हम अपना जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस वेरिएंट के लिए कर रहे हैं एंड रिमेंबर कि इस वेरिएंट के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। ओके, सो अभी तक हमने क्या जाना? फर्स्ट इज इट इज कॉज्ड बाय RNA वायरस। किस फैमिली को बिलोंग करता है? फिलो वायरस फैमिली, वही फैमिली जिससे मार्बर्ग वायरस भी आया था इथियोपिया में। फ्रूट बैट्स इसका रिजर्वोयर होते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है, ना कि कोई एयरबॉर्न डिजीज, क्योंकि यहाँ लिखा भी है मैंने इट इज़ नॉट ए एयरबॉर्न डिजीज। क्लियर? ये हैं इसके 6 वेरिएंट्स। जायर का हमारे पास ट्रीटमेंट भी है और इसकी हमारे पास वैक्सीन भी है। सूडान के लिए पायलट बेसिस पर एक वैक्सीन डेवलप की जा रही है बट अभी तक WHO अप्रूव्ड नहीं है। बाकी इनके लिए भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं होती है। ये वो वेरिएंट है जो अभी स्प्रेड हो रहा है और इसके लिए भी हमारे पास कोई वैक्सीन्स नहीं है। ओके, लेकिन क्योंकि अब ये स्प्रेड हो रहा है, पहले DRC में आया फिर वहाँ से अभी युगांडा में स्प्रेड होने जा रहा है, तो यहाँ पर ग्लोबली कुछ रिस्पॉन्स किया गया है और इसी के रिस्पेक्ट में प्रीलिम्स में हमने जाना था अबाउट दिस गवी। ये क्या था? एक तरह का वैक्सीन अलायंस यूनिसेफ ने लॉन्च किया था। उसने कहा था कि यहाँ पर हम लोग फंडिंग पूल करेंगे सभी ग्लोबल कंट्रीज और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेलरेट करेंगे। दिस वॉज द गवी इनिशिएटिव।
ओके, रिमेंबर इट वॉज अ वैक्सीन अलायंस। किसने लॉन्च किया था? यूनिसेफ ने। और फंडिंग के लिए पूल करेंगे, और दूसरा कि इसकी ये जो वैक्सीन बनानी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे। तो यहाँ पे गवी ही के अंडर में ही यहाँ पे बात की जा रही है, और काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं फॉर दिस स्ट्रेन। ओके, नाउ सेकेंड इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये न्यूज़ में रहता है। अब आपको अगर पहला एमसीक्यू आएगा तो वो इबोला के रिस्पेक्ट में आएगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया। मैं भी आपको मॉक प्रैक्टिस भी कराऊंगा एमसीक्यू की। और दूसरा आएगा आपको इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ बातें जाननी होंगी जो आपके एमसीक्यू में आपके काम आएंगी। फर्स्ट इज, आखिर ये जो डिक्लेयर किया जाता है, अब देखिए पहले तो ये याद रखिएगा कि इसके अंडर में जो भी बोला जा रहा है कि जैसे आप इंटरनेशनल ट्रैवल बंद करवा दीजिए वगैरह वगैरह, दे आर जस्ट एडवाइजरी। ओके, WHO ये सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकता है, लेकिन वो कोई लीगली इम्पोज नहीं कर सकता कि चलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाइए अपने यहाँ पर। नो, वो हर स्टेट का, हर कंट्री का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होगा। ओके, तो पहली बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ एडवाइजरी होती है, ये कोई लीगली नहीं है कि आपको ये करना ही होगा। तो फर्स्ट इज कि हम लोग ये जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं PHEIC का, ये किस ट्रीटी के अंडर में कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन ट्रीटी 2005। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, और इसे 196 कंट्रीज ने साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, यानी कि अगर आपने किसी डिजीज़ को ये डिक्लेयर कर दिया है तो हम मानेंगे वो, ठीक है। आप जो एडवाइस दोगे उसको भी हम देखेंगे, और हमें कौन से मेजर्स लेने हैं वो हम डिसाइड करेंगे, राइट। सो याद रखिएगा, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। 196 कंट्रीज ने साइन किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो कौन डिसाइड करेगा कि इस बीमारी को, इस डिजीज़ को हम लोग ये डिक्लेयर कर दें या नहीं कर दें? देखिए पहली बात तो ये है कि सोलली फाइनल डिसीजन जो होगा वो तो WHO के डायरेक्टर जनरल ही डिसाइड करेंगे, लेकिन वो एडवाइस जरूर लेते हैं यहाँ पर IHR इमरजेंसी कमिटी से, जिसमें इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन इस कमेटी का जो भी ओपिनियन होगा वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर का रहता है, वो डायरेक्टर जनरल पर बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो भी लिया जाएगा वो सोलली लिया जाएगा बाय दिस डायरेक्टर जनरल। ओके, और इसलिए मैंने कल आपको समझाया था कि WHO में जो चाइना फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है अपनी, आज 20% के अराउंड UN की अलग अलग बॉडीज़ में वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो इनके डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, और क्योंकि यहाँ देखिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कमिटी ने क्या कहा, इट विल बी सोलली डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर जनरल। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट किया कीजिए, अपने आप चीज़ें याद होती चली जाएंगी। एंड आई वांट टू मेंशन दैट वन गाय ऑन द चैनल, दैट इज़ आयुष, फैंटास्टिक। ओके, यू आर जस्ट टू गुड, बिकॉज ऑल दैट दिस प्रिपरेशन रिक्वायर इज़ द कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर हार्ड वर्क। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी बच्चे PDF के भरोसे पढ़ रहे हैं या बुक्स मटेरियल के भरोसे पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी ये बाद में बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए। ओके, एनीवे वो सब अपनी चॉइस है, बट मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में जो नोटिस किया कि एक पर्सनल गाइडेंस, चाहे वो एक सीनियर से मिलती है या टीचर से मिलती है, वो आपके लिए जो काम करेगी वो कोई कोचिंग, कोई लेक्चर्स नहीं कर सकते। क्योंकि चीज़ें कनेक्ट करना अगर सिखा देता है कोई, हमें ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना सिखा देता है, तो फिर हम बाकी चीज़ें खुद से मैनेज कर लेते हैं। एनीवे, सो गुड गोइंग आयुष, एंड जस्ट कीप इट अप। ओके, नाउ तो किस बेसिस पर हम डिफ़ाइन करेंगे कि इस डिसीज़ को हमें डिक्लेयर करना है? यहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट, कि ये जो डिजीज़ आया है वो पूरी पब्लिक के लिए एक हेल्थ रिस्क लेकर आया और इंटरनेशनल स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे इबोला के इस वेरिएंट के चांसेस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि ये आया था पहले आपका DRC में, फिर वहाँ से स्प्रेड हो गया, अब ये युगांडा की तरफ बढ़ रहा है। ओके, सीरियस है बिल्कुल, एंड पोटेंशियली रिक्वायर्स ए कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। यस, क्योंकि अगर स्प्रेड होता जाएगा एक के बाद दूसरी, इवन फ्रांस में भी एक केस आया है, एक डॉक्टर जो यहाँ पे वर्क कर रहा था DRC में, वो जब वापस फ्रांस पहुँचा तो उसमें भी इबोला के स्ट्रेन पाए गए। ओके, सो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, तो ये जो अभी यहाँ पे इबोला के इस वेरिएंट को किया गया है उसमें, हाँ, ये 2 प्रोविंस भी याद रख लो, क्योंकि कई बार वो मैच द कॉलम में आता है ना प्रीलिम्स में, तो इतूरी प्रोविंस
एंड कंपाला युगांडा में, ठीक है। ये दोनों प्रोविंस न्यूज़ में रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इबोला आउटब्रेक। ऑलराइट, और उसके बाद फिर आज अभी सुबह वेनेजुएला में भूकंप आया है, तो उसके बारे में भी जो कुछ साइट्स न्यूज़ में आएंगी तो वो भी याद रखना है, क्योंकि इस बार भी उसने एक वोल्केनो की साइट पूछी थी, है ना। तो ये चीज़ें ना ऐसी तैयार होती हैं ऑन डेली बेसिस, ये कभी लास्ट में रेडीमेड कोई नोट्स कोचिंग के उठा के नहीं होती हैं। सो अपनी जो भी नोटबुक में आप बना रहे हो ना, उसमें पीछे एक पेज इसी तरीके का रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि और फॉर व्हाट रीज़न दे आर इन न्यूज़। तो ये दोनों लिख लीजिए, इतूरी प्रोविंस ये डीआरसी में है, एंड कंपाला ये युगांडा में है, एंड बोथ वर इन न्यूज़ फॉर इबोला। ओके, देन देयर आर नो एक्टिव काउंटर मेजर। अब देखिए ज़ेयर स्ट्रेन के लिए तो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास वैक्सीन भी है, हमारे पास ट्रीटमेंट भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो स्ट्रेन आया है इस वक्त बूंदी बुगियो, इसके लिए हमारे पास ना तो कोई वैक्सीन है अभी, ना ही कोई एंटीवायरल ड्रग्स है, ना कोई ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं है। ओके, इसलिए भी इसको डिक्लेयर करना पड़ा इंटरनेशनल कंसर्न। उसके बाद जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़, क्योंकि ये जो एपिसेंटर बना है ना इस डिजीज़ का, ये उस एरिया में है जहाँ पे ऑलरेडी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मास डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, माइनिंग कैंप्स चल रहे हैं, आज का आर्टिकल वही है ना माइनिंग कैंप्स वाला, एंड हाई वॉल्यूम ऑफ इनफॉर्मल अनरेगुलेटेड हेल्थ क्लिनिक्स मेकिंग ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे कि कोविड के टाइम की गई, इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। ओके, सो ये 3 रीज़न की वजह से भी इसको डिक्लेयर किया गया। क्लियर, तो ये इतूरी एंड कंपाला दोनों याद रखिएगा। इसके बाद कई बार एक आध स्टेटमेंट वो क्वेश्चन में ऐसे भी डाल देता है कि पहले कोई को डिक्लेयर किया गया या नहीं, तो हाँ बिल्कुल किया गया। सबसे पहला तो 2020 और 23 में कोविड-19 पेंडेमिक को ही किया गया था, राइट। उसके बाद आपने एम पॉक्स को भी किया, और एक बार नहीं 2 बार कर चुके हो आप, ओके। और इस बार किया गया है बूंदी बुगियो इबोला आउटब्रेक को, राइट। और इससे पहले 18-20 में भी इबोला का ही ज़ायर स्ट्रेन को हमने किया था, 2014-16 में भी हमने ज़ायर स्ट्रेन को ही किया हुआ था। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट डाल दिया जाए ना कि ये पहली बार है जब इबोला को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल कंसर्न का डिजीज़, तो नहीं, पहली बार नहीं है। 2014 में भी हो चुका है, 2018 में भी हो चुका है, और अब 2026 में हो रहा है। बस फ़र्क इतना है कि पहले जो स्ट्रेन थे वो अलग थे, और अब जो स्ट्रेन आया है वो अलग है। ओके, तो अगर स्टेटमेंट आता है तो ध्यान से पढ़ना कि वो ये बोल रहा है कि इबोला को पहली बार डिक्लेयर किया गया है या बूंदी बुगियो स्ट्रेन ऑफ इबोला को पहली बार डिक्लेयर किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब एक और काम की बात कि यहाँ पर अगर ये डिक्लेयर कर भी दिया तो ये मत मान लेना कि ये ऑटोमेटिकली ये पेंडेमिक कहलाएगा, नहीं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। पेंडेमिक कहलाना अलग चीज़ है, क्योंकि उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जाती है कि यार वो एयरबॉर्न होता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके। और ऑलराइट, यहाँ पे ये डिक्लेयर करने का सिर्फ इतना गोल रहता है कि एक ग्लोबल रिस्पॉन्स तैयार किया जा सके। ऑलराइट, अगर एयरबॉर्न होता है ना तो पेंडेमिक डिक्लेयर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेटमेंट, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना करो। चलो अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ो, फिर मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ। ओके, इबोला वायरस स्ट्रेन, इट इज़ कॉज्ड बाय RNA वायरस बिलोंगिंग टू फिलोविडे फैमिली, यस। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन प्राइमरली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड एटसेट्रा, यस, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है, एयरबॉर्न नहीं है। Zaire strain is only species for which WHO pre-qualified vaccine currently exists. Exactly, हमने ऊपर देखा. And recent outbreak of Bundibugyo strain have confirmed its potential for airborne transmission in urban settings. नहीं, एयरबॉर्न नहीं है, ये भी एयरबॉर्न नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहा है। तो फोर्थ वाला हो जाएगा गलत, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, तो हमने इस टॉपिक को पूरा डिटेल में जान लिया है, अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एक और, फिर हम चलते हैं आज की डेली न्यूज़ पे। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज दिस ट्रीटी, ओके, IHR. It is a legally binding instrument of international law that applies to 196 countries, including all WHO members. Yes, including India as well. It is defined as an extraordinary event that constitute a public health risk to other states through international spread of disease. Correct. Director General of WHO has the final authority to declare, and regardless of whether the emergency committee reaches a consensus or not. Exactly. Once this is declared, WHO can legally impose mandatory trade and travel sanctions and the affected member states. नहीं,
अगेन ध्यान दो, लीगली इम्पोज मैंडेटरी, ठीक है, नहीं, मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ इशू करता है एडवाइजरीज, ओके, कि आपको एडवाइजरीज फॉलो करनी है, ये बाकी लास्ट डिसीजन स्टेट्स पर ही रहता है कि वो अपने हिसाब से अपनी सॉवरेनिटी, अपने डिसीजन खुद ले सकें। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन डी। क्लियर? तो ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इस पर, क्योंकि आज जो भी आर्टिकल्स आए ना, इसमें लगभग हर आर्टिकल में अगर आप ये न्यूज़ डिस्कशन सुन रहे हो पहले से, तो आपको लगेगा दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, ओके, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस दैट आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही ट्रैक पर है। चलो यहाँ पर ट्रेड डील के सारे डिसीजन फाइनल हो जाने दीजिए, फिर हम इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अभी तक जो चीज़ें हुई है हमने डिस्कस कर रखी है पहले, तो एक बार फाइनल हो जाए उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके, उसके बाद वेयर हाउस कोलैप्स, किल 5 वर्कर्स इन कोलकाता, तो ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिज़ोरम के रिस्पेक्ट में मैंने आपको 4-5 इश्यूज डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, है ना। मिज़ोरम के सीएम काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो एनडीए गवर्नमेंट या होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री बोल रही है, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था 3-4 दिन पहले। मैं इसको आपको सही तरीके से कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ काम की चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं। चलो, यहाँ पर अभी हमने 2 दिन पहले न्यूज़ देखी थी, मैं आपको अलग से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप चीज़ें कनेक्ट कर पाएँ। अब अगेन इसमें बहुत कम ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको नहीं पता होंगी। आई होप कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन आप अपने पास प्लीज़ एक प्लेन पेपर लेकर बैठिए ताकि आप इसको चेक कर पाएँ। ओके, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि यहाँ से इंडो पैसिफिक में से इंडो वर्ड ड्रॉप कर दिया है। जो यूएसए का कमांड हुआ करता था, मिलिट्री कमांड, उसने अपने इंडो पैसिफिक कमांड में से इंडो वर्ड हटा दिया है। ओके, तो क्या इंडो वर्ड हमेशा से था? नहीं था। 2018 में उन लोगों ने अपने पैसिफिक कमांड में इंडो वर्ड ऐड किया था। क्यों? टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडियन ओशियन, राइट। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से हम देखें अगर, उसके बाद फिर इन लोगों ने मिलकर क्वाड भी बनाया, राइट। क्यों बनाया था? पूरा फोकस किस पे था? टू काउंटर दी चाइना। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, जिनका अगर मैप हम कनेक्ट करें तो उनकी ज्योग्राफी कुछ इसी तरीके से आती है, तो इसका नाम भी यहाँ पर यही रख दिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। तो इन्होंने एक क्वाड अलायंस भी बना लिया। लेकिन इस बार हमने क्या देखा कि इस बार शांग्री-ला डायलॉग जो हुआ, उसमें से जब किसी भी डायलॉग के बाद आप कुछ अनाउंस करते हो तो वहाँ पे से क्वाड को बिल्कुल ओमिट कर दिया गया। ओके, इसको भी ओमिट किया गया और साथ में कोई मेंशन नहीं किया गया अबाउट द इंडो पैसिफिक एज वेल, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि इस रीजन में हमेशा तनाव बना रहता है और जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो यूएसए पे बहुत ज़्यादा रिलाय भी करती हैं। तो यहाँ पर दूसरा कि अब यूएसए ये क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया था कि वो ये समझ चुका है दैट इंडिया इज़ नॉट अ राइवल टू चाइना। ओके, किसी भी वे में नहीं, not even in terms of technology, not even in terms of manufacturing, not even in terms of this futuristic missions like AI and all those things, and neither about these rare earth elements, critical minerals, chip manufacturing, advanced chips। इनमें इंडिया चाइना को राइवल नहीं कर सकता। तो जो यूएसए 2018 में इंडिया को देखता था एज अ ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइना, जो बात करता था चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की, कि कोविड आने के बाद चाइना से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग बेस सोच रहे थे इंडिया की तरफ हम जाएं, लेकिन वो वियतनाम की तरफ चले गए, फिलीपींस की तरफ चले गए, बट इंडिया नहीं आए। ओके, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बाद अब यूएसए और खासकर ट्रंप को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमें देखनी है G2 अरेंजमेंट। दैट मीन्स जैसे एक बार सोवियत यानी यूएसएसआर और यूएसए ने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बांट लिए थे वर्ल्ड में, वैसा ही कुछ इनको करना है विद चाइना, क्योंकि इनका ये मानना है कि चाइना, चाहे हम कितना भी कुछ कह लें, बट रियलिटी इज़ दैट चाइना इज़ अ प्रीडोमिनेंट पावर, प्रीडोमिनेंट एशियन पावर एटलीस्ट।
ओके, तो ये बात ट्रम्प समझ चुका है। तो इन लोगों ने अभी पहले ताइवान इशू को लेके ये लोग अपने बीच काफ़ी सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अभी देखा गया कि ताइवान के अराउंड बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है चाइना, लेकिन ट्रम्प उस पर कोई कमेंट नहीं देता। ओके, दूसरा कि यहाँ पर यूएसए एक और चीज़ समझ चुका है कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में चाइना इज़ हैविंग अ नियर मोनोपली, और इन एलिमेंट्स के बिना ना तो मेरे यहाँ कोई रिसर्च हो सकती है, ना ही मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तीसरा, उसने एक और चीज़ समझी कि चाइना का मीडिएशन रोल देखिए आप, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल याद कराए थे चाइना के मीडिएशन रोल के बारे में, रिकॉल करोगे एक बार? ठीक है, एक तो पैलेस्टीन के फैक्शंस फतेह एंड हमास, इनके बीच में, फतेह एंड हमास इनके बीच में उसने सीज वो करवाया कि आप लोग को आपस में नहीं लड़ना है, वरना पैलेस्टीन लिबरेशन की जो मूवमेंट है वो वीक पड़ जाएगी। ठीक है, फतेह कहाँ रूल करता है? वेस्ट बैंक पे। हमास कहाँ रूल करता है? गाज़ा पे। तो इसने इन दोनों के बीच में दोस्ती कराई। तीसरा, ईरान और सऊदी अरेबिया जिनके बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, इसने इनके बीच में रेप्रोचमेंट करवा दिया, एंड नाउ दे बोथ आर स्टिल बेटर देन, अगर ये वॉर नहीं होती तो सऊदी ईरान के रिलेशन काफ़ी नॉर्मल हो चुके होते, लेकिन अब वापस हो जाएंगे। और फिर ये भी याद कीजिए कि अब ये दोनों किसके मेंबर हैं? ब्रिक्स के, और इस वक्त ब्रिक्स समिट चल रहा है और इंडिया की ही चेयरमैनशिप में चल रहा है। ओके, तो इन दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कराए। उसके बाद उसने म्यांमार की आर्मी, ये सब मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि आज पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो फिर से या नहीं। म्यांमार एंड काफ़ी सारे रेबेल ग्रुप जो नॉर्दर्न यानी कि सदर्न चाइना बॉर्डर एंड नॉर्दर्न म्यांमार बॉर्डर पर इनके बीच जो आर्म रिवोल्ट चल रहे थे, इनके बीच में सीज़ फायर करवाया। अगर ये 3 चीज़ें इंडिया ने कराई होती तो इंडिया फिर से वो स्टेटस रखता जो नेहरू जी के टाइम था हमारा, जब वर्ल्ड हम पे ट्रस्ट करता था कि इंडिया वाकई एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम कर सकता है। ओके, लेकिन ये चीज़ें चाइना कर रहा है, और ट्रम्प को एक बात समझ में आ चुकी है कि चाइना इज़ अ प्रीडोमिनेंट एशियन पावर, और वो ग्लोबली डोमिनेंट पावर ना बने और हमसे उसके इश्यूज़ ना हो, उससे अच्छा है कि हम एक G2 अरेंजमेंट करें जहाँ वर्ल्ड में अपने अपने जोन ऑफ स्पीयर में दोनों अपना काम करते रहें। ओके, चाइना से या इंडिया को प्रॉप अप करके कुछ नहीं मिलेगा यूएसए को, और ये बात ट्रम्प को समझ में आ चुकी है। दूसरा, ये काफ़ी नाराज़ रहता था इंडिया से कि यार आप क्वाड अलायंस को सीरियसली नहीं लेते हो। पहले इंडिया ने सीरियसली नहीं लिया, ओके, नो डाउट, क्योंकि चाइना आफ्टर ऑल हमसे बॉर्डर शेयर करता है। 2020 में हम गलवान में उसके साथ लड़ चुके थे, तो इंडिया ने क्वाड अलायंस को थोड़ा सा नेगलेक्ट करना शुरू किया। अब ट्रम्प भी इस क्वाड अलायंस को नेगलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको भी लग रहा है इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जापान खुद कुछ खर्चा करता नहीं है मिलिट्री पे, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई मिलिट्री पावर है नहीं, इंडिया इसको सीरियसली ले नहीं रहा है क्योंकि उसकी बॉर्डर शेयर होती है तो उसके यहाँ टेंशन बढ़ती है, तो फिर मैं भी सीरियसली क्यों लूँ। और इसने क्या किया, इस बार इसका जो डोमेन था क्वाड का, उसमें से मिलिट्री एंगल तो उसने पूरी तरीके से निकाल ही दिया। उसने बस ये कहा अपनी आसियान कंट्रीज़ के लिए कि मैं मैरीटाइम सिक्योरिटी पे हम चारों काम करेंगे, ठीक है, साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, लेकिन इसमें चाइना को टारगेट करने जैसा कुछ नहीं था। ओके, दूसरा, हमारा गोल रहेगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब ये सब ना क्वाड का जो एग्जैक्ट गोल था जब वो बनाया गया था, उससे काफ़ी अलग एलिमेंट्स की बात की गई इस बार। ठीक है, डिज़ास्टर रिस्पांस पे बात करेंगे हम, जैसे सुनामी वगैरह, और चौथा क्रिटिकल मिनरल्स पे। इस बार कॉर्ड के बारे में जब बात की गई है तो इन चीज़ों पे फोकस किया गया है कि ये 4 हमारे कॉर्ड पे मेन फोकस एरियाज रहेंगे, कहीं कोई चाइना एंगल कुछ नहीं, नथिंग। तो कॉर्ड अलायंस से हम भी दूर गए, यूएसए भी दूर गया, जापान ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ी पावर थे नहीं, तो अब हम क्या करें। हमारा पहले एक डायलॉग हुआ करता था, एक ट्राइलेटरल डायलॉग चलता था कॉर्ड से पहले विथ बिटवीन दिस इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो लेट्स रिवाइव दिस। यूएसए को G2 बनाना है, बना लो, ठीक है, हम अपने एरिया में अपना काम करें। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हुई है जो इस आर्टिकल में भी मेंशन की गई हैं, और मेरे ख्याल से आपको मैंने पहले ये सारी चीज़ें कराई हैं। ओके, सो इस तरह से नोट्स बनाओ और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इजी बनाते चलो। ज़्यादा हैवी कंटेंट पढ़कर नहीं करना है, वैसे प्रिपरेशन नहीं होती है। ओके, सो ये मैं न्यूज़पेपर की PDF आपको एज इट इज़ दूंगा और आपको अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनाने। अब देखो, ये इस पेज को देखो जरा एक बार, इसको रिवाइज़ करना कोई बड़ा काम है क्या? आप इसको चलते फिरते कभी भी रिवाइज़ कर लोगे और ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और चीज़ें कनेक्ट करना आप ऑलरेडी सीख ही रहे हो। चलो, मैं यहाँ पे ना ये जो इंडिया के सस्टेनिंग इंडियाज़ लो फर्टिलिटी फ्यूचर, अब ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे क्या दिया गया था, जब पहले न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे तब क्या था, ग्लोबल एवरेज कितना है 2.2 और रिप्लेसमेंट लेवल क्या माना जाता है 2.1। हमारा रिप्लेसमेंट लेवल ऑलरेडी जा चुका है 1.9 के नीचे जा चुके हैं हम तो अपना TFR। तो हमारा TFR जब इतना नीचे जा चुका है तो क्या उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी है, नहीं। अभी भी अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें तो उनका बहुत हाई चल रहा है अभी भी, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर ही चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ में देखें तो रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफ़ी नीचे जा चुके हैं। ओके, सो दिस डिक्लाइन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, फर्स्ट थिंग। और स्टेट वाइज भी ये डिक्लाइन यूनिफॉर्म नहीं है। बिहार अभी भी 2.9 पर है, उत्तर प्रदेश 2.6, मध्य प्रदेश 2.4, राजस्थान 2.3। जबकि अगर आप दिल्ली जैसे का देखेंगे तो जस्ट 1.2। अब अच्छा, दिल्ली का एग्जांपल एक बार कंसीडर करो कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये होगी दैट ये है 1 बॉय, ये है 1 गर्ल। ओके, अगर इन दोनों की कल को शादी हो भी जाती है, इस बॉय पे अपने मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है, इस लड़की पे अपने मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। एंड देयर इज़ एवरी हाई चांसेस कि हो सकता है कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई एक आध अलाइव हो, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। और इन केस हम मान लें कि गर्ल जो है वो हाउस वाइफ है, तो ये सिर्फ एक अर्नर रह जाएगा। और जब ये सब लोग 80+ के आसपास होंगे तो एक आदमी पे ऐसे में जिम्मेदारी आ जाती है करीब 6 लोगों की, 6 डिपेंडेंट हो जाते हैं एक इंसान पर। ये सिनेरियो बना इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जापान और चाइना जैसी। इसलिए चाइना ने कहा ओके ये 1 वाली पॉलिसी ख़त्म करते हैं, 2 चाइल्ड अलाउ करते हैं। फिर 2 चाइल्ड से उन्होंने अलाउ कर दिया कि ओके नो प्रॉब्लम, आपको जितने करने हो आप कर लो। ओके, चाइना ने उसमें भी लिबर्टी दे दी आपको। सो ये प्रॉब्लम इंडिया में आएगी, खासकर दिल्ली जैसे स्टेट्स में जहाँ पर 1.2 फर्टिलिटी रेट है। वो ठीक है, हमारे यहाँ लोग जोड़ के रखते हैं थोड़ा बहुत अपने ओल्ड एज के लिए, हम लोग उतनी कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी नहीं है कि बस खाओ और भूल जाओ। ओके, तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए एक नया चैलेंज लेके आएगी। फॉर एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ करीब 8% है हमारे सीनियर सिटीजन्स, राइट। लेकिन अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज़, USA कंट्रीज़, हमारे यहाँ पेंशन का जो पेनिट्रेशन है, बहुत कम लोग पेंशन अवेल करते हैं। तो पहले तो हमें पेंशन पे वर्क करना होगा, हर एक को एनरोल करना होगा ऐसी स्कीम्स में जिनमें उनको अश्योर्ड पेंशन मिल सके फ्यूचर में। और ये जो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है तो बाय 2040 2050 कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी पर 4-5 लोगों का बर्डन पड़ रहा हो। दूसरा, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा। हमारे यहाँ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बहुत पुअर है, और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस देते टाइम तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब क्लेम करने जाओ तो फिर 50 बहाने निकल के आते हैं। और इससे भी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी अफोर्डेबल हेल्थ केयर की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लाइफ है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो तो इंक्रीज़ हो रही है। आज लोग 80 भी जिएंगे, 85 भी, हो सकता है कल को 90 भी। तो ऐसे में इंश्योरेंस पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं गैरियाट्रिक हेल्थ केयर, दैट इज़ 80+ वालों की, इसके लिए हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब जैसे जैसे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, वर्किंग पॉपुलेशन अगर हमारी श्रिंक होगी तो आप ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो वर्कफोर्स है वो वर्कफोर्स भी श्रिंक होगी, तो हर फील्ड में आउटपुट भी श्रिंक होगा, प्रोवाइडेड कि हम टेक्नोलॉजी अपनाएं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आउटपुट श्रिंक होगा तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी श्रिंक होगा। और फिर जैसे जैसे ये लोगों की डिपेंडेंसी सरकार पे और बढ़ती जाएगी तो फिर ऐसे में सरकार के लिए वो वेलफेयर मेजर्स लेना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सब टैक्स भरते हैं, GST वगैरह जब कुछ खरीदते हैं। लेकिन आगे चल के जब पॉपुलेशन श्रिंक होगी तो फिर सरकार के टैक्स पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। तो ये आर्टिकल पूरा इसीलिए था कि हमें अपने जो ये ओल्ड लोग हैं इनके लिए तैयारी रखनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे फोकस कीजिए, द इंटरनेशनल एविडेंसेस शो दैट लो फर्टिलिटी कैन अकम्पनी प्रॉस्पेरिटी। ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल कम पॉपुलेशन होगी तो प्रॉस्पेरिटी तो आती है। लेकिन इन कंट्रीज़ ने वो ट्रांसफॉर्मेशन पहले कर लिया था, वो ट्रांजिशन कर लिया था अपनी इकॉनमी में कि आगे चल के इनको दिक्कत नहीं आई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इस फेज में एंटर कर रहे हैं ऑफ मास एजिंग इवन बिफोर कंप्लीटिंग द ट्रांजिशंस दैट मेड एजिंग मैनेजेबल एल्सवेयर। ठीक है, आज USA में UK में उनके सोशल सिक्योरिटी नेट बहुत स्ट्रांग है, उनके लोगों को चिंता नहीं होती है ओल्ड एज की। लेकिन हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। उल्टा हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को, यंग लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं, वेमेन को, इवन द यंग वेमेन्स, हम उनको हर महीने पैसे दे रहे हैं
जबकि हमें तैयारी करनी चाहिए आगे की। ओके, तो ये सब आर्टिकल में लिखने के लिए तो ठीक है, बट ओवरऑल उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जानना चाहो। बस ये आपके उसके लिए था कि आप खुद सोच सको कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के। ये सब मैंने शॉर्ट मेजर आपको पीडीएफ देने के लिए लिखे थे, मैं वापस से लिख के दे दूँगा। ठीक है, ये सब आपके थॉट प्रोसेस के लिए है बस। इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बोल बच्चन दिया हुआ है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट अब आप ज़रा आइए कि हमने अभी तक इसके बारे में क्या क्या जाना है। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं आगे चल के। चलो, चाइना बात कर रहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और इस तरह की चीज़ों की, तो अब हम ज़रा ये बात करते हैं हमने चाइना के साथ अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं। हमने इनके साथ एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाया, ठीक है, हमने इनके साथ नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया, राइट। ये दोनों से क्या हुआ, अल्टीमेटली हम हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग की ज़रूरत हमेशा रहती है, इररिस्पेक्टिव कि वर्ल्ड बैंक हमें कितना पैसा दे रहा है, आईएमएफ हमें कितना पैसा दे रहा है, डजेंट मैटर। ओके, इसके बाद भी देयर विल ऑलवेज बी अ नीड फॉर मोर फंडिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ओके, दूसरा, चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया, यानी कि वो क्या कर रहा था, पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें प्रॉब्लम दो चीज़ों से हुई। फर्स्ट, कि आप एक तो ये हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप एक रूट डाल रहे हो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के लिए, तो इसको हमने माना कि आप हमारा सॉवरेनिटी का वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि हम पीओके को मानते हैं अपनी टेरिटरी। सॉवरेनिटी वायलेशन, तो हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अपनाया नहीं। दूसरी चीज़ हमने देखी यहाँ पर कि आप इसके आड़ में कर रहे हो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे बहुत सारा डेट चढ़ा देते हो सामने वाली कंट्री पे, और फिर उनके पोर्ट्स, उनके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को लीज पे ले लेते हो। फॉर एग्जांपल, यही चीज़ आपने की श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ। ओके, तो दो दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये अच्छा होता, हमारे लिए भी अच्छा होता, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बढ़ते, हमारा जो साउथ एशिया जिसको हम सबसे कम मानते हैं कि ये इंटीग्रेट हो पाया है आपस में, तो वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती थी। लेकिन चाइना ने हमारे इन दो कंसर्न्स पे ध्यान नहीं दिया, पीओके और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो अब आप सोच सकते हो डेट ट्रैप से हमारा क्या जा रहा है। देखिए, हमारा सिर्फ ये जा रहा है कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि इंडिया के बैकयार्ड में जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, नेपाल, इनके साथ आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करके वो स्ट्रैटेजिक एसेट्स एक्वायर और लीज पे लेने की कोशिश कर रहे हो, जो हमारे लिए एक इनडायरेक्ट थ्रेट बन सकता है। अगर आपने हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, आप कल को वहाँ पे अपनी सबमरीन्स खड़ी कर सकते हो। आपने नेपाल की अगर कोई चीज़ ले ली हो, आप हमारे यूपी बिहार के बॉर्डर्स जो ओपन हैं, आप वहाँ पे आके कुछ कर सकते हो। ओके, तो इसलिए हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टोटली बॉयकॉट रखा। ओके, इसके बाद हमारे और कंसर्न्स क्या हैं। पहला कंसर्न्स था तिब्बत एंड द लामास। तो इसको अब हम चाहे कुछ भी कर लें, एक चीज़ तो पूरा वर्ल्ड एग्री करेगा कि तिब्बत को चाइना से फ्री कराना पॉसिबल नहीं है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि वर्ल्ड की किसी पावर के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एलओसी का डिमार्केशन नहीं हो पाया कभी, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी से फ्रिक्शंस हमेशा चलते रहते हैं। और तीसरा है पाकिस्तान के साथ इनकी फ्रेंडशिप। तो वो पाकिस्तान की सॉवरेन राइट है कि वो किसी के भी साथ फ्रेंडशिप हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन चाइना को इग्नोर भी कर दिया हमने। उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं भी ज्वाइन किया क्योंकि उसने पीओके से निकाला, बट हम कर क्या लेंगे उसमें। ओके, आप रोक तो सकते नहीं चाइना को, और चाइना ने परवाह भी नहीं की। हम कहेंगे कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट कर देंगे, आप कर दो, लेकिन आपसे वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चाइना के लिए, चाइना पे डिपेंडेंट हैं पूरा रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, क्योंकि उसके जैसी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं कर पाया है। अगर हम माइंस एक्वायर कर भी लें कहीं पर, तो उसकी प्रोसेसिंग करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। दूसरा, हम कहते हैं खुद को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन सबसे ज़्यादा एपीआई, दैट इज़ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये एक रॉ मटेरियल होता है जो दवाइयों में यूज़ होता है, ये भी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना पे। अगर ये बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे। ओके, दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स के रिस्पेक्ट में ही मैंने आपको बताया था अबाउट द मैग्नेट्स। जब मैग्नेट्स देना बंद कर दिया था चाइना ने, बैन लगा दिया था, तो हमारी पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या हो गई थी, ठप पड़ गई थी। ओके, तो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बिल्कुल से बंद हो गया था।
ऑलराइट, सिमिलरली हमने कोविड के टाइम पर एफडीआई रूट, जो हमारी नेबरिंग कंट्री से एफडीआई आती थी, उसको ऑटोमेटिक रूट अलाउ नहीं किया था। हमने कहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी कंपनीज़ को आके ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्वायर कर रहे हैं, उनकी ओनरशिप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कल को हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो हमने कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, इनके यहाँ से आने वाली एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल नहीं देंगे, इसको हम पहले स्क्रूटिनाइज करेगी हमारी गवर्नमेंट कमेटी। ठीक है, ये चीज़ मैंने कल भी डिस्कस की थी। तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे उनके प्रोजेक्ट बॉयकॉट कर दो, चाहे उनके साथ प्रोटेस्ट कर लो, जब तक ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं, इन पे हमारी डिपेंडेंसी है, इन पर भी हमारी डिपेंडेंसी है चाइना पर, और एफडीआई भी चाइना से लाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये 3 डिपेंडेंसी जब तक हमारी रहेगी, चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज़ कि मानसरोवर रूट के लिए भी हम उसी पर डिपेंडेंट हैं, हम चाइना पर ही डिपेंडेंट होते हैं कि आप मानसरोवर रूट का एक्सेस दे दीजिए। इसके बाद वाटर शेयरिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती हमारे पास, वाटर शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके लिए हमने कुछ मैकेनिज्म वगैरह ज़रूर बनाए थे, लेकिन चाइना अपनी मर्ज़ी से कभी डेटा देता है, कभी नहीं देता है, तो ये और एक इशू बन जाता है हम दोनों के बीच में, क्योंकि हमारे बीच में काफ़ी सारी इंटर स्टेट रिवर्स फ्लो करती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक इशू बन जाता है। देन नेक्स्ट इज़, अच्छा ये बताओ कि हम लोग और किन एरियाज़ में कॉपरेट कर सकते हैं। हम लोग, जैसे आज ट्रम्प कह रहा है कि भैया हम तो G2 की तरफ जा रहे हैं, हम इंडिया पे से हमारा भरोसा नहीं है, तो हमें भी चाइना से लड़ने की बजाय हम ये देखें कि हम किस चीज़ पर कॉपरेट कर सकते हैं। तो इसी वाटर शेयरिंग इशू में हम लोग थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएँ एंड को मैनेज कर सकें अगर चीज़ों के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और को मैनेज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी में बांग्लादेश भी आ जाएगा, क्योंकि वो रिवर वहाँ भी जाती है, उसी में नेपाल भी आ जाएगा, वही रिवर्स वहाँ से भी जाएंगी, और भूटान भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ वाटर मैनेजमेंट के लिए साथ में कुछ करना चाहिए। दूसरा, म्यांमार में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो जैसे चाइना में भी प्रॉब्लम होगी, इंडिया में भी होगी, तो दोनों को मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे रूल कौन करेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग म्यांमार में पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन एड देने में कोऑपरेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल में वो यही कह रहे हैं कि हम तो म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कि नेपाल जैसे स्टेट जो कि लैंड लॉक्ड है, उनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन चाइना ने कह दिया कि चलो इंडिया अगर आपके यहाँ ब्लॉकेड लगा रहा है बॉर्डर पे, तो आप मेरी तरफ से पोर्ट एक्सेस कर लो, लेकिन चाइना के पोर्ट तक जाना यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक में जाना वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लॉन्ग रूट है। तो नेपाल का डेवलपमेंट में भी हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं साथ में, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट रहे तो। उसके बाद मैंने आपको प्रीलिम्स में पढ़ाया था अबाउट भूटान एक सिटी बना रहा है जिसका नाम रखा गया भूटान गैलिफू माइंडफुलनेस सिटी। ओके, ये एक सस्टेनेबल सिटी के तौर पे बना रहा है कि मैं इसमें सब कुछ नेचुरल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ इसमें नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग मैनेज कर सकते हैं साथ में, तभी जाकर वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसके अलावा हम दोनों के पास रशिया जैसा ऐसा पार्टनर भी है जो हमारे बीच के डिस्प्यूट्स और म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, और साथ में म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात कर सकता है। इसी के रिस्पेक्ट में रशिया ने कहा था कि एक काम करते हैं, रशिया से होते हुए चाइना और चाइना से होते हुए इंडिया एक गैस पाइपलाइन बनाते हैं, ताकि ये समुद्र के रास्ते, सिक्योरिटी और ये सब लफड़े ही ख़त्म हो जाएं। ओके, ये रशिया का ऑफ़र था और चाइना ने इसको एग्री किया था, ठीक है मैं अपनी बॉर्डर तक लेके आऊँगा इसको। उसके बाद रशिया ने इंडिया को ऑफ़र दिया था कि जब चाइना तक एक्सटेंड कर ही रहे हैं तो हम इंडिया तक भी एक्सटेंड करें, इंडिया भी एक बड़ा मार्केट है और रशिया के पास बहुत गैस का सरप्लस है, और इस रशिया के पास ये सरप्लस और बढ़ेगा जब जैसे जैसे आर्कटिक मेल्ट होता जा रहा है और वहाँ से न्यू फील्ड्स डिस्कवर की जा रही हैं। कुछ साल पहले इंडिया भी लेके आया ना अपनी आर्कटिक पॉलिसी। ओके, तो ये सब ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो आपको खुद से सोच के लिखने चाहिए फॉर योर एग्ज़ाम, ताकि सामने जो आपको सुन रहा है उसको भी ये लगे दैट यू हैव अ क्रिस्टल क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज इश्यूज़। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको चाइना के रिस्पेक्ट में हमने जितने भी डेवलपमेंट्स अभी तक किए हैं ये बता दिए एक ही जगह पे। ओके, तो चलो आज न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा देते हैं। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट की जो बात है इसको हमने जान लिया अभी तक सब कुछ। अच्छा, ईरान का आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास अभी भी मौका है कि हम इसके साथ में रिलेशन शुरू कर सकते हैं अच्छे से। ईरान इनवाइट मोदी टू खामेनीज ऑफिशियल फ्यूनरल सेरेमनी। अब मोदी जी ने क्या किया कि उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया था, है ना, ठीक है। इनके यहाँ 168 बच्चियाँ
बॉम्बिंग में मारी गई, मोदी जी ने कंडेम नहीं किया। यहाँ पे इनके जो नेवी आई थी वो जाते टाइम सब हिट कर दी गई यूएसए, हमने कोई कंडेम नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी वो इनवाइट कर रहे हैं मोदी जी को कि आप ऑफिशियल फ्यूनरल में आइए। तो अब वक्त है कि हम वापस से अपने चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल हमारे पास था जिसका नाम था शहीद बेहश्ती, ओके, उसको रिक्लेम करें। और साथ में ही फरजाद जो गैस फील्ड हमने ढूंढी थी, एक्सप्लोर की थी, उसको दोबारा रिक्लेम करें, ओके। इसके बाद हम ईरान में वापस से अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और मोस्टली कोशिश करें कि हम लॉन्ग टर्म डील इसके साथ साइन कर सकें ताकि ये एनर्जी ट्रेड का डिस्रप्शन वापस ना हो। और दूसरा कि अगर रुपी एंड रियाल में ट्रेड में कोई परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है तो हम वो भी करें। और तीसरा कि हम इनके यहाँ पर जो रिजर्व्स बने होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, स्टोरेज, हम वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ लीज पे लेके अभी से ऑयल परचेज करके वहाँ पे रख दें। अब चाहे ऑयल आगे जाके सस्ता हो, महंगा हो, आपके यहाँ वॉर हो, डिस्रप्शन हो, अब वो आपकी ज़िम्मेदारी है। हम आपको पे कर चुके हैं ऑलरेडी, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसे ये ट्रांसिट करेंगे इंडिया तक। अब चाहे आप अपने नए दोस्त पाकिस्तान के थ्रू ज़मीन से ट्रांसपोर्ट कीजिए वाया लैंड रूट, और या आप वो पाइपलाइन को फिर से रिवाइव कीजिए, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। अब देखो, इंडिया को गैस की ज़रूरत है, ठीक है, ऑयल की ज़रूरत है, ईरान को मार्केट की ज़रूरत है, और ईरान पाकिस्तान की दोस्ती अब नए सिरे से शुरू हो रही है। तो वो ईरान की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करे कि यहाँ से आप एक आईपीआई पाइपलाइन जाने दीजिए इंडिया तक ईरान से होते हुए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई एहसान कर रहा है करके, नहीं, उसे खुद पैसे की ज़रूरत है। वहाँ से इनको बीच में मिलते हैं लॉट्स ऑफ मनी एज अ ट्रांजिट फ़ी, ओके। और अगर ये हो गया, आईपीआई पाइपलाइन रिवाइव हो पाई, तो फिर तापी पाइपलाइन भी हो जाएगी। ये तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी से जो गैस निकालता है उसको अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, तो ये एक और पाइपलाइन बन सकती है जो हमारे यहाँ गैस ऑयल वगैरह पहुँचा सकती है। तो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सारे मेजर ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने अभी भी मोदी जी को इन्वाइट किया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। लैंडस्लाइड में मैं आपको बाद में अलग से एक टॉपिक करवा दूंगा हमारे एग्ज़ाम का। ये हमने कल देख ही लिया था कि यहाँ पर सरकार ने नॉर्म्स और ज़्यादा टाइट कर दिए हैं फॉरेन फंडिंग के रिगार्डिंग, कुछ कैटेगराइज कर दिया गया। ये जीसीसी कुछ नहीं होता है यार, ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे कोई आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। आप ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर अपना फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं हम दुबई में बनाएंगे, तो बना लो, दुबई में बनाओगे, अडानी के सारे ऑपरेशन इससे कंट्रोल होंगे। और ये होली ओन्ड सब्सिडरीज होती हैं, दे आर होली ओन्ड सब्सिडरीज, यानी अडानी ग्रुप की ही सब्सिडरी होगी 100%। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना वर्क किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है, उन्हीं को कहा जाता है बस ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ओके। यहाँ पर होली ओन सब्सिडरी आप बनाते हो, 100% ओनरशिप भी आपके पास रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने बैक एंड का काम, जैसे एक ज़माने में हमारे इंडिया में टाटा TCS इन्फोसिस को दे दिया करती थी गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज कि हमारे बिहाफ में आप ये काम करो, वो आउटसोर्सिंग कहलाती थी। ये ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर होते हैं, इसमें ओनरशिप पूरी उन्हीं की रहती है, मैनेजमेंट उन्हीं का रहता है, सब कुछ उन्हीं का रहता है। रूबियो कमिट्स टू UAE सिक्योरिटी ड्यूरिंग टूर ऑफ गल्फ नेशन। अब देखिए, UAE का सिंपल सा कंसर्न है, वो है ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ओके। और इसी के रिस्पेक्ट में इसने हमसे क्या मांगा है, इसने हमसे मांगा है आकाश तीर, ये हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और दूसरा ये ब्रह्मोस लेने पर भी विचार कर रहे हैं, ओके। तो ये भी हमने कल समझ लिया था। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर मिस मत किया कीजिए। एंड मुझे अच्छा ये लगता है कि आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर छूट भी जाता है तो वो नेक्स्ट डे देख रहे होते हैं, ओके। सो दैट इज़ गुड थिंग। न्यूक्लियर वेपन्स आर दी ओनली गारंटी अगेंस्ट ग्लोबल वॉर। ये सच है, आप कुछ भी कहो, लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन है किसी कंट्री के पास तो उस पर एक हद से ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता कोई। सो न्यूक्लियर वेपन कभी एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बनाए गए। वो USA ने एक बार गलती की, वो ठीक है, लेकिन बाकी ये एज अ डेटरेंट बनाए गए कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मुझ पर अटैक करने की गलती नहीं करना, ओके। तो आज अगर नॉर्थ कोरिया में सल्तनत बची हुई है उसकी, किम जोंग की, तो वो सिर्फ इसलिए बची है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, वरना USA उसको कब का ठोक चुका होता। चाइनाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वर्ल्ड नॉट ए थ्रेट। अब देखिए, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में मैं कह रहा हूँ कि हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। आत्मनिर्भरता का नारा किसी काम का नहीं है क्योंकि हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, वो रॉ मटेरियल्स नहीं है, वो टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं है। तो हम ये चाइना शॉक जैसी चीज़ें में बिलीव ना करें, हम बिलीव करें चाइना अपॉर्चुनिटी 2.0 में, ओके। अब वर्ल्ड को प्रॉब्लम ये है कि चाइना,
अच्छा, चाइना के बारे में पहले एक बात जानो कि हम लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पर कि सर हम लोग बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे, करो, बिल्कुल करना चाहिए। चाइना ने हमसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अपने प्राइवेटाइज किए हैं, ठीक है। उसने भी करीब 100 से ज़्यादा कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया जब उसको लगा कि अब ये कंपनीज को गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये सक्सेसफुल हो चुकी हैं, स्टैंड हो चुकी हैं खुद पर। तो उसने अपनी जो कैपिटल थी उसको अनलॉक कर लिया, प्राइवेटाइज कर दिया। लेकिन उसने इसी कैपिटल को फिर इन्वेस्ट करा नए पीएसयूज बनाने में बेस्ड ऑन दी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। ओके, यानी कि वो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो चुकी हैं, जिसको कमर्शियलाइज किया जा चुका है, अब उसको वो प्राइवेटाइज कर देता है, लेकिन साथ में बनाता है नए पीएसयूज बेस्ड ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, चाहे वो एयर टैक्सी हो, चाहे वो लेटेस्ट वेपन्स जैसी चीज़ें हो, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजीज सब पहले गवर्नमेंट की मदद से ही डेवलप की गई हैं, बाद में प्राइवेटाइज की गई हैं। ओके, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ऐसा आदमी बैठा है जो बस चीज़ें बेचने में तो लगा है, लेकिन एक भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई है 12 साल में जिसको हम कह सकें कि ये डेवलप हो जाएगी, उसके बाद प्राइवेटाइज की जा सकती है इसको, और प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ में कुछ फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ से बेचा जाता है, हमारे यहाँ नए नहीं बनाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेहरू जी के टाइम भी कई प्राइवेटाइज किए गए, इंदिरा जी के टाइम भी किए गए, लेकिन फिर हम नई टेक्नोलॉजीज़ में पीएसयूज बनाना शुरू कर रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई नए पीएसयू स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, इसका ये है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही कर लेगा बस। चाइना's state support for industries from artificial intelligence to electric vehicles have provided an unfair competitive edge। अब ये क्या करता है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से वो उसके पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर अब जब वो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शियलाइज कर चुका है कि ये अब आप कर लो, तो उसके बाद वो उनको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है अलग अलग तरह के, ताकि प्राइवेट सेक्टर जितना चीप हो सकता है उतना चीप प्रोडक्शन कर सके। ओके, तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए एक वरी बन जाता है कि यार आप जितना स्टेट से सपोर्ट देते हो ना अपनी प्राइवेट कंपनीज़ को, उस वजह से एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनती है। यूएस एंड यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स हैव रेज्ड कंसर्न्स ओवर चाइनीज स्टेट सब्सिडीज क्रिएटिंग अनफेयरनेस टू देयर इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर मैंने आपको OECD और OECD प्लस पे ऑलरेडी शॉर्ट नोट तैयार करवा रखे हैं। 38 कंट्रीज़ का ग्रुप है। ह्यूज स्टेट सब्सिडीज़ कैन डिस्टॉर्ट ग्लोबल मार्केट्स एंड क्रिएट अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। बट चाइना को इससे कोई मतलब नहीं, उसे बस इतना पता है कि टेक्नोलॉजी के दम पर ही वो USA से आगे निकल सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी देखो तो टेक्नोलॉजी वाइज 50 साल पीछे है चाइना USA से, बहुत टाइम लगेगा अभी। ओके, चलो हम थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं कि इंडिया टर्की को लेके टॉपिक आया है, उसके बारे में जान लेते हैं। सी आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ें आपको लेक्चर के साथ ही याद हो जाए। ओके, आपको लेंदी लगता है तो आप उसको हाफ हाफ करके भी देख सकते हैं। चलो, टर्की के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, टर्की के रिस्पेक्ट में ना चीज़ें अच्छी नहीं गई हैं, क्योंकि शुरू से ही वो जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेके हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टिव रहा। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने इंडिया को ब्लेम किया कि आपने बेवजह पाकिस्तान पर अटैक किया है, लेकिन उसने पहलगाम, पुलवामा, इन पर कोई कमेंट नहीं दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी उसने इंडिया को ही क्रिटिसाइज़ किया। तीसरा, इसने काफ़ी सारे ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई करे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बट बाद में उसने कहा कि देखिए ये जो ड्रोन्स मैंने सप्लाई करे हैं ये इस वक्त के नहीं है, ये हमारी पहले से पुरानी डील थी, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड करें। ओके, बट यही पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर अज़रबैजान की साइड से लड़ाई की थी अगेंस्ट दी अर्मेनिया। पता, अर्मेनिया ऐसा नहीं था कि अज़रबैजान से अकेले हारा है, नहीं, अर्मेनिया को हराने में अज़रबैजान का साथ दिया काफ़ी सारों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के ऑफिसर्स ग्राउंड पे थे वहाँ पर, टर्की का मिलिट्री सपोर्ट इसके पास था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके पास तालिबान के लड़ाकू सोल्जर्स भी थे। इन सब ने मिल के साथ दिया था अज़रबैजान का, तब जाके वो नगोर्नो काराबख्श वॉर में अर्मेनिया को डिफीट कर पाया है। और अर्मेनिया सेंटो ट्रीटी में आता था रशिया के साथ, लेकिन रशिया इसकी मदद के लिए आ नहीं पाया क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में उलझा हुआ था। ऑलराइट, तो टर्की पाकिस्तान का नेक्सस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, ठीक है, ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान वॉर में जो मीडिएशन का काम किया है, और जितना USA ने इसकी तारीफ़ की है भर भर के, ये इंडिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं।
ये जो माहौल बन रहा है इंडिया के, क्योंकि ये पाकिस्तान यूएसए के दूर था, वो यूएसए के भी क्लोज चला गया। यूएसए के क्लोज आने के चक्कर में हमने रशिया जैसे पार्टनर से भी हम थोड़ा सा दूर हो गए, और चाइना हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही हैं इस वक्त ग्लोबल लेवल पर। द टर्की वॉज इस्लामाबाद ओनली एलाई इन वेस्ट एशिया टू एक्सप्लिसिटली कंडेम ऑपरेशन सिंदूर। यूएई, सऊदी अरेबिया, किसी ने भी कंडेम नहीं किया। और याद कीजिए पाकिस्तान की सऊदी के साथ वो डील, याद है? वो डील तो इंडिया को बहुत भारी पड़ेगी। और इस बार पाकिस्तान इसलिए सऊदी थोड़ा नाराज़ हो गया था पाकिस्तान से कि यार ईरान मुझ पर अटैक कर रहा था और आपने मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं दिया आर्मी का। फिर बाद में पाकिस्तान ने अपने कुछ सोल्जर भेजे सऊदी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा कंपेल हुआ था कि यार यहाँ पे मीडिएशन की ज़रूरत है, वरना सऊदी अरेबिया तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तुमने उनके साथ डील तो कर ली, म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट, ठीक है, लेकिन आप मदद नहीं कर पा रहे सऊदी की। और वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। ईरान नाराज़ हो जाता तो वो पाकिस्तान की बॉर्डर पे गदर करने लगता, राइट। इसलिए भी पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे रीजंस थे कि आपको मीडिएशन करना ही पड़ेगा। तो इस वक्त सभी कंट्रीज़ हमसे दूर जाती हुई दिख रही हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम राग अलाप रहे हैं विश्वगुरु विश्वगुरु। कोई विश्वगुरु नहीं है हम। बायलेटरल ट्रेड ग्रू फ्रॉम 700 मिलियन इन 2002। 2002 वो ईयर था जब एर्डोगन पावर में आया। ओके, पहले ये भाई साहब आया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद इन्होंने बाद में देखा कि मैं बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ, तो इन्होंने प्रेसिडेंट को हटा दिया और साथ में एक रेफरेंडम करवाया जहाँ पे लोगों से पूछा कि आप ये बताइए मुझे, आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए यानी कि जैसे इंडिया में है, या फिर मैं ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को मर्ज कर दूं और डायरेक्ट इलेक्शन करवा लूं अपना। तो जनता ने कहा यस, हमें आप पे ट्रस्ट है, 2002 से आप पावर में हो, आपने बहुत अच्छा देश चलाया है, स्ट्रांग बनाया है हमें, आप दोनों पोस्ट मर्ज कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने हैं वो कर लो, और अब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट होंगे। यानी इनका पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया और यहाँ से एर्डोगन बहुत पावरफुल लीडर बन के उभरा। ओके, 2022 तक हमारा आपस में ट्रेड कितना हो गया, नियरली $14 बिलियन। अब इसी एर्डोगन ने हमें जम्मू कश्मीर में रेवोकेशन जब हमने किया था आर्टिकल 370 का, तो उसमें भी क्रिटिसाइज़ किया था। ये मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को। ओके, टर्की लेबल्ड हमारे ऑपरेशन सिंदूर को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन, किलिंग इनोसेंट सिविलियंस, जबकि हमने प्रिसीशन स्ट्राइक किया था, हमने कोई भी सिविलियन को नहीं मारा था वहाँ पर, बट इसने ड्रोन सप्लाई किए तो दिल्ली नाराज़ हो गया था। अब मेडिटेरेनियन में एक कंट्री है साइप्रस, साइप्रस को आधा आधा डिवीज़न चलता है, ग्रीस भी क्लेम करता है ये मेरा है, टर्की क्लेम करता है मेरा है। तो इंडिया ने भी क्या किया, मोदी जी को शौक था, उनको भेज दिया साइप्रस चले जाइए मोदी जी, ठीक है। टर्की को ये बताना है कि अगर तुम कश्मीर मुद्दे पर बोलोगे या पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलोगे तो हम भी साइप्रस मुद्दे पर बोलेंगे, क्योंकि आपका भी डिस्प्यूट है यहाँ पर। उसके बाद एयर इंडिया की जो जितने मेंटेनेंस वगैरह था ना, इनका कॉन्ट्रैक्ट था टर्किश कंपनीज के पास, तो एयर इंडिया कैंसल्ड इट्स $multi-billion एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद टर्किश फर्म। तो ये भी हमने किया, 2 स्टेप्स लिए हमने टर्की के अगेंस्ट, पहला ये वाला साइप्रस, और सेकंड कि हमने ये कैंसिल कर दिया। उसके बाद टर्की को लेके एक बॉयकॉट जैसी मूवमेंट चली हमारे यहाँ, और इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स इन टर्की ड्रॉप बाय 37%। हमारे टूरिस्ट ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। India also revoked the security clearances of Turkish company that handled operations in 9 airports as well। तो वहाँ पर हैंडलिंग ऑपरेशन भी ये करती थी टर्किश कंपनी, तो हमने इसको भी बंद कर दिया। तो हमने ये 3 स्टेप्स इनके अगेंस्ट लिए और उन्होंने हमारे अगेंस्ट ये 3 स्टेप लिए जो मैंने आपको ऊपर बताया, जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन सिंदूर एंड मिलिट्री हार्डवेयर ड्रोन सप्लाई टू पाकिस्तान। ये 3 हमारी नाराज़गियाँ हैं और ये 3 जो हमने डेलिबरेटली की है, अब ये 3 टर्किश की नाराज़गी है, ठीक है। बाकी टर्किश आपने वो सब हिस्ट्री में पढ़ा ही है, वो जो मूवमेंट चलाई थी उस टाइम, खलीफा मूवमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, खिलाफत एंड ऑल। ओके, तो इस इंडियन एक्सप्रेस में बस यही आर्टिकल काम का था। बाकी जब यूएस डील पे कुछ हो जाएगा फाइनल, तब हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।